Welcome back once again. Next we'll see commercialization of agriculture. In the last video we saw all the four major land revenue settlement system. That was Ijardari system, next was permanent settlement system, next was Mahalwari system, and the last was Ryotwari system. Next we'll see commercialization of agriculture. कैसे agriculture का commercialization हुआ, व्यापारवाद कैसे हुआ. Commercialization of agriculture means that a peasant grows more than what he and his family can consume and sells the rest in the market. काफ़ी easy term है. Commercialization का मतलब है कि peasant जो है किसान, वो जितना उसका और उसके फैमिली का कंजप्शन है उससे ज़्यादा वो ग्रो करेगा, माने उगाएगा, और बाकी का जो है सरप्लस वो मार्केट में बेचेगा. It usually happens in an economy where the land revenue is collected in cash rather than as a part of the produce. ऐसी इकोनॉमी में होता है जहाँ पे लैंड रेवेन्यू, जमीन का टैक्स कैश में कलेक्ट किया जाता हो, रादर पार्ट ऑफ प्रोड्यूस. पहले क्या था, राजा को टैक्स में जो गेहूं उगाता था वो गेहूं देता था, तो सरप्लस जो था वो टैक्स में चला जाता था, बाकी खुद की फैमिली के लिए. ऐसा होता था, राइट. बट कॉमर्शियलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे कैश में टैक्स दिया जाता है वहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन होता है. इन दिस मैप यू कैन सी that legends are also here. Land settlement in British India. British India में land settlement कैसे कैसे हुआ, हमने चारों land settlement की प्रोसीजर और डिस्कशन किया. तो permanent settlement आपको पिंक कलर में दिखाई देगा, रियोतवारी सेटलमेंट ग्रीन कलर में, महालवारी सेटलमेंट जो था वो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा, राइट. एंड ये जो आपको बाउंड्रीज दिख रही है वो भी यहाँ पे लेजेंड में दिखाई दे रही है, राइट. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रीन और ऑरेंज कलर का पिंक से कंपैरेटिवली वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो था उससे ज़्यादा रियोतवारी एंड महालवारी सेटलमेंट्स काफ़ी हद तक किया गया था, राइट. जिसमें हमारे गुजरात में कुछ हिस्सों का ही बहुत ही 5% तक का ही हिस्सा जो था वो इंक्लूडेड था, राइट. सो नेक्स्ट विल सी इन द रूरल एरियाज द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ सर्टन कमर्शियल क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स बिगेन. अब कॉमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ कि अपनी मर्जी से अगर कोई फार्मर एक्स्ट्रा सरप्लस उगाया हुआ जो है वो बेच देता है तो बात अलग है. यहाँ पे था फोर्स्ड कल्टीवेशन था. कुछ कमर्शियल क्रॉप्स का कंपनी की तरफ से या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स का कंपनी की तरफ से फोर्स करते थे. वैसी शुरुआत हो गई कि भाई कंपनी बोलेगी कि आपको ये उगाना है, चाहे वो किसान को पसंद हो ना पसंद हो, परवड़ेगा ना परवड़ेगा, कुछ नहीं देखना. Peasants were encouraged to cultivate high-value commercial crops which were not needed locally and were only meant for export. किसानों को उकसाया जाता है, समझाया जाता है, कन्विंस किया जाता है, हिम्मत दी जाती है कि भाई आप कैश क्रॉप को उगाओ. अब कैश क्रॉप की लोकली कोई ज़रूरत है नहीं जिसको एक्सपोर्ट करना है. अब किसान अपनी ज़मीन पे खाने की चीज़ उगाएगा या बेचने की चीज़ उगाएगा, क्योंकि तब कॉमर्शियलाइजेशन नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने चालू कर दिया. इम्पैक्ट क्या हुई, असर क्या हुई, इम्पैक्ट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी असर क्या हुई. कमर्शियल क्रॉप्स वेर ऑफन कल्टीवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स. खाने के क्रॉप्स थे फूड क्रॉप्स, उसके कॉस्ट पे, माने उसका बलिदान करके कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाते थे, और ज्यादातर यही होता था. The planters used fraudulent contracts and operation to force the peasants to cultivate them. अब जो planters थे, जो इन्वेस्टमेंट करते थे और बाहर से भी आते थे, इंग्लिश एंड स्कॉटिश प्लांटर्स आते थे, वो फ्रॉड्यूलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते थे. फ्रॉड्यूलेंट माने चीटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते थे, एंड ऑपरेशन, अत्याचार भी करते थे पीजेंट्स के ऊपर.
और अत्याचार करके फोर्स करते थे कि आप कल्टीवेशन करो कैश क्रॉप्स का, राइट। क्योंकि वो प्लांटर्स खुद तो उगाते नहीं थे, उनको आता भी नहीं था, उनकी औकात भी नहीं थी। वो तो पैसा देकर, पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। किसानों की हालत खराब, उनको करना है फूड क्रॉप्स कल्टीवेट और करना पड़ रहा है कैश क्रॉप्स। These led to the impoverishment of the peasantry, इसलिए किसान गरीब होते चले जा रहे। आज हमारे देश में देखो तो किसान की हालत खराब होती है, वो तब से है, अंग्रेजों ने जब से ये गटर जैसा सिस्टम डाल दिया है, वो हम ना ही सुधार पा रहे हैं और ना ही सहन कर पा रहे। Since these crops were sold in international markets, their demand fluctuated widely. ऐसे क्रॉप्स इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचे जाने लगे तो उनकी डिमांड जो थी उसमें काफी फ्लक्चुएशन आता था, राइट। In the years of good harvest, it benefited the peasants, but in the case of poor harvest, the peasants suffered badly. जब हार्वेस्ट अच्छा होता था तब पीजेंट्स को बेनिफिट मिलता था, और जब पुअर हार्वेस्ट होता था, जब सीजन अच्छी नहीं है और अच्छा फसल अच्छी नहीं हुई, तो पीजेंट्स काफी हद तक सफर करते थे, सहन करते थे। Because much of the land was set aside for non-food crops, the peasants did not have enough to eat. क्योंकि नॉन फूड क्रॉप्स के लिए ज्यादातर जमीन एंगेज हो जाती थी, इसलिए पीजेंट्स के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कैश क्रॉप उगाओ, पर वो खाएंगे क्या? जो कुछ भी उगाएंगे वो खाएंगे। इंडिगो उगाएंगे तो इंडिगो खाएंगे क्या? वो गेहूं चावल उगा रहे थे, बट अंग्रेजों ने आके अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए तबाह कर दी पीजेंट्री को। Famine therefore became a standing feature. Thus, the Bengal famine of 1770 marked the early years of colonial rule in India, while the Bengal famine of 1943 marked its closing years. तब जाके फेमाइन आया, अकाल आया, दुकाल आया, मानो खाने पीने का इतना स्कार्सिटी कि अकाल हो गया। और 1770 में बंगाल में काफी लोग मरे थे, और इस वजह से बंगाल का 1770 का जो फेमाइन था तब से ब्रिटिश राज का अर्ली ईयर्स था। और जब 1943 में बंगाल में अकाल आया तो वो क्लोजिंग ईयर्स थे, माने तब उनको जाना पड़ा था इंडिया छोड़ के, राइट। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट इज मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब हम लास्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो है मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स। उसमें हम कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करेंगे जो मेजरली अवेलेबल थे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।